कालखंड में उसके ऐतिहासिक स्रोतों पर प्रकाश डालूँगा। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारे पास साहित्यिक, पुरातात्विक, विदेशी यात्रियों के विवरण जैसे स्रोत हैं, जिन पर हम विहंगम दृष्टि डाल करके एक नए इतिहास का भी सृजन कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि आज के इस लेख में, आज के इस व्याख्यान में हम देखेंगे कि किस तरह से इतिहासकारों ने प्राचीन साहित्यिक स्रोतों का, पुरातात्विक स्रोतों का अवलोकन करके उस पर रीराइटिंग की है। सबसे पहले पहले मैं देखता हूँ कि प्राचीन इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों में वेदों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वेदों को श्रुति कहा जाता है, इन्हें अपौरुषेय कहते हैं और कारण ये है कि इनका कोई लेखक नहीं है, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा में ये सदियों से एक दूसरे को कंठस्थ कराते गए और फिर बाद में जाकर के इनको संकलित किया गया। ये ब्रह्मा द्वारा ही रचे गए हैं, ब्रह्मा द्वारा रचे गए हैं, ऐसी मान्यता है। ऋग्वेद में 1028 श्लोक हैं, 10 मंडल हैं, जबकि इसमें माना जाता है कि 2 से 7 मंडल प्रारंभिक हैं, बाद के शेपक हैं। अगर हम देखें तो पशुपालन राज्य व्यवस्था में राजन की स्थिति, पुत्रियों के रूप में दुहिता को का नाम आया है, गोधूल की नाम आया है और सामाजिक विषयों का ज्ञान हमें ऋग्वेद से मिलता है। जबकि यजुर्वेद दूसरा प्रमुख वैदिक वाङ्मय है। इसमें यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का वर्णन किया गया है, जबकि सामवेद भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें सामवेद में समाहित हैं। और अथर्ववेद सबसे बाद का है। इसमें क्या है कि इसकी रचना में औषधि तंत्र, जादू टोना और परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है इस अथर्ववेद में। वेदों की उचित समझ के लिए 6 वेदांगों का विकास किया गया है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। मतलब ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान हमें इस वैदिक वाङ्मय से होता है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या के लिए की गई है और प्रत्येक वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम की जानकारी दी गई है। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञ बड़े बड़े राजा करते थे, जिनकी ऐतिहासिक जानकारी हमें इन ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती है। शतपथ ब्राह्मण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर गंधार, शल्य, कैके, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राज्यों के विवरण प्राप्त होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि शतपथ ब्राह्मण में ही विदेह माधव की कथा वर्णित है। बताते हैं कि आर्यीकरण जब उत्तर भारत में चल रहा था, तो विदेह माधव हाथ में अग्नि को लेकर के चलता चला गया और जाके सदी नारा नदी, जिसे गंडक कहते हैं वर्तमान में, उसको पार नहीं कर पाया। तो इससे हम उत्तर भारत में आर्यीकरण के विस्तार को भी देखते हैं। दूसरी आरण्यक है। इसमें सर्व दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विवरणों का विवरण दिए गए हैं। धर्म, तत्व और अध्यात्म, आत्मा, मोक्ष, परमात्मा, इन तरह की बातों का विवरण इन अरण्यकों में दिया गया है। और अरण्यक के साथ ही हम उपनिषदों को पढ़ते हैं। उपनिषद का अर्थ ही है गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा ग्रहण करना। भारतीय दर्शन के ये प्रमुख स्रोत हैं। सत्यमेव जयते, ईश, केन, कठ, मुंडक उपनिषद आदि प्रमुख हैं। दूसरी चीज, कुछ कोड वाक्य हैं जो भारतीय वैदिक साहित्य से ही लिए गए हैं, जैसे वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है, महाउपनिषद का एक वाक्य है। और भारतीय परंपरा में तो ये रचा बसा है कि संपूर्ण पृथ्वी हमारे कुटुंब की तरह से है। ये आध्यात्मिक उत्थान के स्तर पर जब कोई व्यक्ति पहुंचता है, तो उसको ऐसा महसूस होता है, ऐसी भारतीय परंपरा थी। दूसरी बात हम देखते हैं, अतिथि देवो भव हमारे इस वैदिक वाङ्मय का एक सूत्र वाक्य है। भारतीय मूल्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तैत्तरीय उपनिषद से इसको लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और आपको बताते चले कि 1918 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मदन मोहन मालवीय ने इसको अपनाया था। और आज हम देखते हैं कि जब अशोक ने अपना स्तंभ लेख सारनाथ में लिखवाया था, तो वहां भी सत्यमेव जयते उस अशोक के चक्र के नीचे लिखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि अधिकांश वैदिक साहित्य में गीत, प्रार्थना,
धर्मशास्त्रीय विषय हैं, लेकिन फिर भी इतिहासकार जब रिसर्च करता है, तो इनसे उन ऐतिहासिक पहलुओं को निकाल लेता है और इतिहास की रीराइटिंग कर सकता है। प्राचीन भारत के पशुपालन, सामाजिक संरचना और राजनीतिक दशा की जानकारी इस वैदिक वाङ्मय से मिलती है। जैसे दशराज युद्ध की बात मिलती है, गायत्री मंत्र की बात मिलती है और दूसरे हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य से अलग श्रुति और स्मृति ग्रंथें भी हैं, जिनका भी हम अवलोकन करके इतिहास को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सूत्र के बारे में बताते हैं, करीब 600 बीसीसीई से 300 बीसीई तक के कालखंड में स्रोत सूत्र, गुह्य सूत्र और धर्म सूत्र की रचना की गई। वास्तव में ये सूत्र महान बलिदानों के बारे में लिखे गए। गुह्य सूत्र में जहाँ दैनिक जीवन की चर्चा की गई है, वहीं धर्म सूत्र में आध्यात्मिक उत्थान और मोक्ष, धर्म चिंतन आदि जैसी बातें की गई हैं। स्मृत ग्रंथ जो है, आम जनता एवं शासकों के लिए एक नियम कानून थे। आप याद करिए कि आज की तरह से कानून व्यवस्था संविधान नहीं था, तो प्राचीन काल का भारत इन स्मृत ग्रंथों के गाइडलाइन में ही आगे बढ़ रहा था और मनुस्मृति, नारद स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति ये प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं और इनका जो लेखन है वो करीब 200 बीसीई से लेकर के 900 बीसीई के बीच में किया गया। अब हम आते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र को देखते हैं। एक महान रचना है। इस लौकिक साहित्य से जो है एक तरह से हम देखते हैं कि आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर विहंगम प्रकाश पड़ता है। मौर्य वंश के बारे में व्यापक जानकारी मिलती है। राज्य की सप्तांग की विचारधारा कौटिल्य की एक बहुमूल्य देन है भारतीय इतिहास लेखन में देखा जाए तो। दूसरे हम देखते हैं महाकाव्य, चाहे रामायण हो या महाभारत हो, इनसे भी कुछ ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं। महाभारत की बात करते हैं तो 10वीं से 4वीं शताब्दी यानी बीसीई के बीच में कौरव पांडवों की कथा इसमें वर्णित है। उत्तर वैदिक वैदिक काल से संबंधित इसको माना जाता है। रामायण की बात करते हैं तो अयोध्या की खुदाई से उत्तरी कालिस पालिस मृद भांड से इसकी कालक्रम को भी प्रमाणित किया जा चुका है। जब हम पुराणों की बात करते हैं, जिसे व्यास ने जो है हिंदू ग्रंथों के रूप में इसको एक श्रेणी के रूप में माना है। 18 पुराण सबसे महत्वपूर्ण है, जो खास करके भारतीय इतिहास के बारे में विहंगम स्रोत के रूप में उपलब्ध है। पुराणों में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, महावंश, मनवंतरी और वंशानुचरित ये 5 भाग हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण के प्राचीन राजवंशों का विवरण दिया गया है। मौर्य वंश जो है विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आंध्र सातवाहन तथा शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण बहुत महत्वपूर्ण है और गुप्त वंश के लिए वायु पुराण महत्वपूर्ण है। तो पुराण अपने वर्तमान रूप में संभवतः तीसरी शताब्दी में ये संकलित किए गए। और मैं बताऊं कि पॉजिटर और वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारा ऐसे इतिहासकार हैं, जिन्होंने पुराणों से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत के रूप में मान करके इतिहास का सृजन का बीड़ा उठाया है। पुराणों में प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। वो राजवंशों के राजनीतिक इतिहास और वंशावली पर प्रकाश डालते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास के शोधार्थी के लिए। पुराण नदियों, झीलों, पहाड़ों आदि पर भौगोलिक जानकारी प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। मतलब इससे भौगोलिक इतिहास को भी लिखने में मदद मिलती है। ऐतिहासिक स्रोतों में संगम साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। खास करके इसे तमिल साहित्य कहते हैं। मदुरा और कावेरीपट्टनम की संगीतियों में इस साहित्य का सृजन हुआ और दक्षिण भारत के चोल, चेर, पांड्य राज्यों के बारे में इससे व्यापक प्रकाश पड़ता है। कुछ साहित्य ऐसे हैं जिनको ब्राह्मणेतर साहित्य बोलते हैं। उसमें खास करके बौद्ध धर्म और बौद्ध साहित्य महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक तरह से सेकंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन जो है 4 बौद्ध संगीतियों में किया गया। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलबन। और इस संगीतियों से जो बौद्ध साहित्य निकल के आया उसको त्रिपिटक बोलते हैं। सुत्त पिटक बुद्ध के धार्मिक विचारों का संग्रह है, तो विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ के नियमों का, बौद्ध धंग संघ के नियमों का संग्रह है। तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन यानी फिलॉसफी छिपी हुई है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं
और ये सारे बौद्ध ग्रंथ पाली एवं प्राकृत भाषा में रचा गया, जबकि वैदिक साहित्य संस्कृत भाषा में लिखे गए, बौद्ध साहित्य पाली एवं प्राकृत भाषा में लिखे गए। आपको ये जानकर जानना चाहिए कि प्राकृत संस्कृत का ही एक रूप था, पाली का प्राकृत रूप, पाली को प्राकृत का रूप माना गया। बौद्ध एक साहित्य है थोरी गाथा, इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बुद्ध के जन्मों की कहानियां वर्णित हैं। भरहुत, सांची, नागार्जुनी कोड़ा और अमरावती के स्पूतों में कला के माध्यम से इन ऐतिहासिक जानकारियों को प्रदर्शित किया गया है। थोरी गाथा की एक और विशेष बात है कि महिलाओं द्वारा रचा गया है। मजे की बात है कि इसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर माना गया है। इस मतलब महिला स्थिति की दृष्टिकोण से थोरी गाथा का उस कालक्रम के इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध ग्रंथों में एक मिलिंद पंहो है। इंडो ग्रीक राजा था मिनेंडर और भिक्षु था नागसेन, दोनों के बीच वाद विवाद इसमें दिखाया गया है। महावंश, दीपवंश, सिंहली अनुश्रुति हैं जिनसे हम खास करके इतिहास को लिखने में, इतिहास को समझने में मदद प्राप्त कर सकते हैं। जैन ग्रंथों में आगम हैं और खास करके 12 अंग हैं। भगवती सूत्र सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है, जिसमें महावीर का जीवन का विवरण दिया गया है और खास करके महाजनपदों का विवरण मिलता है, 16 महाजनपदों का। एक बौद्ध धर्म ग्रंथ आगंतुर निकाय है वो, और दूसरा जो है ये महावीर भगवती सूत्र, इसमें महाजनपदों के बारे में कुछ प्रकाश मिलता है। अन्य साहित्य में कल्हड़ की रजत रंगणी को विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक साहित्य माना गया है, जिसमें कश्मीर का बड़ा वैज्ञानिक ढंग से इतिहास लेखन कल्हड़ ने किया है। विदेशी विवरणों में हम देखते हैं कि हेरोडोटस, जिसने हिस्टोरिका की रचना की, और वो भारत और फारस के संबंधों में इस स्रोत के बारे में बताता है। दारा प्रथम का बेहुस्तून परसपोलिस जो स्तंभ है, उसमें यह बताया गया है कि ईरानियों ने भारत के सिंध के क्षेत्र तक को जीता था और उसे अपना 20वां प्रांत बनाया था। इसी तरह से मैगस्थनीज एक मतलब इंडो ग्रीक लेखक है, उसने इंडिका लिखा और वहां से हमें यह जानकारी मिलती है कि मौर्य युगीन समाज की स्थिति क्या थी। जैसे हम तो ये जानते थे कि भारत में चतुर्वर्ण व्यवस्था उस दौर में व्यापक रूप से प्रचलित थी, लेकिन मैगस्थनीज भारत में 7 जातियों की बात करता है। तो इतिहासकार को दोनों का मिलान करके सत्य के निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करना है। डाइमेकस सीरिया नरेश था, अंत्योकस का दूत था जो भारत आया। टालमी जिसने जियोग्राफी लिखा, यूनानी भाषा में लिखा। इसी तरह से पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, भारतीय बंदरगाहों और भारतीय व्यापार का इंडो ग्रीक के साथ क्या संबंध था, इस पर व्यापक प्रकाश ये डालता है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका है, भारत इटली के व्यापार संबंधों को दर्शाती है। तो कुल मिलाकर के ये जो विदेशी लेखक हैं, ये भारतीय प्राचीन भारत के इतिहास को समृद्ध करते हैं और इनके तथ्यों को हूबहू ना समझ शामिल करके, बल्कि इन पर जब इतिहासकार अपनी विहंगम दृष्टि डालता है और दूसरे उपलब्ध साहित्यों से इनका मिलान करता है, तो इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक पहलुओं पर प्रकाश पड़ सकता है। इसी तरह से चीनी यात्री जो विदेशों से आए फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर भारत आता है और वो उसके सामाजिक, धार्मिक स्तर पर प्रकाश डालता है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय पर आता है और भारत में सामंतवादी व्यवस्था, नालंदा विश्वविद्यालय, और खास करके ह्वेनसांग अपने विवरण में ये लिख छोड़ता है कि उस समय तक भारत में लेखन प्रथा थी। खास करके राजा राज दरबारों में ऐसे कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे जो दस्तावेजों को सुरक्षित रखते थे, उनका लेखन करते थे। अब आते हैं हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि ऐतिहासिक और धार्मिक साहित्य के साथ-साथ पुरातत्व का इतिहास लेखन में, इतिहास को समझने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के अतीत के पुनर्निर्माण में इन पुरातात्विक उपयोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 शताब्दियों पुराना है। जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए थे और जेम्स प्रिंसपे ने जब अशोक के लेखों को पढ़ा था, खास करके 1837 के आसपास,
और जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1920 में शुरू होती है, तो वहाँ से हमारे इतिहासकारों का, साम्राज्यवादी इतिहासकारों का एक दृश्य जो है इन पुरातात्विक स्रोतों की तरफ गई। इनमें, इन पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं, भवन हैं, मूर्तियाँ हैं, चित्रकला, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास को समझ सकते हैं। ध्यान देना होगा कि ये जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, ये अपने आप नहीं बोलते हैं, बल्कि जब शोधार्थी इनके करीब जाता है, इतिहास लेखन का कार्य जब इनके पास जाकर के और विभिन्न साइंटिफिक गतिविधियों से, वैज्ञानिक गतिविधियों से, इनके माध्यम से, इनकी पत्थरों के माध्यम से, इनकी लिखावट के माध्यम से, पॉलिश, स्थान के माध्यम से इतिहास के कालक्रम को निर्धारित करता है। और मज़े की बात है कि अभिलेखों को समझने में वैज्ञानिक प्रविधियों का भी अहम योगान योगदान है। कार्बन 14 हम जानते हैं, ये वस्तुओं के उम्र को या इसकी प्राचीनता को निर्धारित करने का, मेज़रमेंट करने का एक तरीका है। तो अभिलेखों में हम देखते हैं कि पहला अभिलेख जो हमारे संपर्क में आया, वो था मध्य एशिया का बोगज कोई अभिलेख, करीब 1400 बीसीई के आसपास का है। और यहाँ से ये पता चलता है कि इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत, ये वैदिक देवताओं के कुछ चिन्ह मिलते हैं। और फिर इतिहासकारों को ये बल मिला कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए होंगे, पहला ये अभिलेख वहाँ का रहा हो गया। अशोक का पूरा प्रशासन उनके अभिलेखों, स्तंभ लेखों, लघु स्तंभ लेखों, शिलालेखों पर आधारित है। अदर अन्यथा इस महान राजा के बारे में हम वंचित रह जाते। मास्की, गुर्जरा और उदगोलम से जो है अशोक के नाम को भी प्राप्त किया जा चुका है। इसी तरह से यवन राजदूत हेलियोडोरस का विदिशा में गरुड़ स्तंभ को स्थापित करना एक बड़ी जानकारी है इतिहासकारों के लिए। द्वितीय शताब्दी में वो भारत आया और भागवत धर्म के विकास के साक्ष्य इस अभिलेख से मिलते हैं। पर्सपोली का बेहिस्तून लेखों से पता चलता है कि दारा फर्स्ट ने भारत के सिंध के क्षेत्र को जीता और उसे अपना 20वां प्रांत मतलब बनाया। तो भारत और ईरानियों के बीच संपर्क की जानकारी इस पर्सपोलिस बेहिस्तून अभिलेखों से मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल ने लिखवाया और इस लेख से ये पता चलता है कि खारवेल जैन धर्म का पोषक था। जूनागढ़ गिरनार की पहाड़ी में है। रुद्रदामन ने इस लेख को लिखवाया और इसकी विजयों का विवरण यहाँ पर है। पुलकेशिन द्वितीय जो वहाँ का शासक था, वो अपनी महान विजयों के बारे में इसमें इंगित कराता है। प्रयाग प्रशस्त हरिशरण ने लिखा, चंपू काव्य शैली में है। वास्तव में अगर प्रयाग प्रशस्त को हम नहीं समझ पाते, तो समुद्रगुप्त का इतिहास इतना बेहतरीन ढंग से नहीं समझ पाते या लिख पाते। तो प्रयाग प्रशस्ति एक महत्वपूर्ण अभिलेखीय दस्तावेज है, जो गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त, जिसका उद्घोष था धरण निबंध और कृतस्य पृथ्वी विजय की बातें उससे हम प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एहोल का अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का। वो उसमें लिखता है कि युद्ध हर्ष से हुआ और हर्ष को पराजित किया उसने। अब अगर आप सोचिए कि ऐहोल के अभिलेख का वाचन नहीं हो पाता, तो हम इस पहलू से नहीं समझ पाते कि वास्तव में पुलकेशिन द्वितीय कोई एक राजा था जिसने हर्ष को हराया। अन्य स्रोतों से हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती है। तो इन ऐतिहासिक अभिलेखों को हम समझ करके इतिहास पर का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इतिहास के उन तमाम सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक पहलुओं को समझ सकते हैं जिन पर अभी तक नहीं लिखा गया है। दूसरे पुरातात्विक स्रोतों में सिक्कों का बड़ा महत्वपूर्ण है स्थान। हम सभी जानते हैं कि आहत सिक्के, जिन्हें पंचमार सिक्के कहते हैं, भारत के प्राचीन सिक्के हैं और करीब 5 बीसीई के आसपास, मतलब ये भारत में विभिन्न जगहों की खुदाइयों से दिखने लगते हैं और तांबे, चांदी, सोने, शीशे के सिक्के के रूप में ये प्राप्त होते हैं। लेकिन भारत में मुद्रा व्यवस्था को अगर देखें, तो कुषाण शासकों ने इसको बहुत समृद्ध के शिखर पर पहुंचाया। कुषाणों ने अपने सिक्के सोने और चांदी के ज़्यादा ढलवाए और इस इन सिक्कों पर हम देखते हैं कि उनकी धार्मिक मान्यताओं का की भी जानकारी होते हैं। जैसे बिम किडफिसेस को देखते हैं कि बैल के साथ शिव की एक आकृति मिलती है। ज़ाहिर तौर पर हम समझ सकते हैं कि बिम किडफिसेस कहीं न कहीं शैव मतावलंबी था। ऐसे ही कुषाण के सिक्के हैं। कुषाण के सिक्के शुद्ध सोने के मिले हैं। कनिष्क के सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हम कहें कि कुषाणों ने
ढलवाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तीसरे पुरातात्विक स्रोत में स्मारक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्राचीनतम इतिहास में हम जाते हैं, तो देखते हैं भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, करीब 700 ईसा पूर्व के आसपास, बीसीई के आसपास कुछ शैल गुफाएँ मिली हैं, जहाँ पर चित्रकारियाँ हुई हैं, शिकार के दृश्य हैं, मछली पकड़ने के दृश्य हैं, संग्रह के चित्र हैं। मतलब इनके विश्लेषण से, इन पर रिसर्च से हम उस युग के मानव प्रवृत्ति और मानव समाज, उसके रहन-सहन पर को समझ सकते हैं। ऐसे ही मेहरगढ़ है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में पड़ता है। वहाँ शिकारी संग्रहकर्ता से पशुपालन जीवन की ओर एक संक्रमण का दौर हम देखते हैं। दोनों बातें मिलती हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई से संपूर्ण, मतलब जो उसका इतिहास है, इन स्मारकों और के आधार पर लिखा जा सकता है। उत्तर में मांडा, दक्षिण में सबसे नीचे दैमाबाद, पूर्व में राखीगढ़ी, तो पश्चिम में बलूचिस्तान। करीब 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में खुदाई में कुछ महानगर तो कुछ छोटे-छोटे नगर मिले हैं, और जिनके अध्ययन से हम इस सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को लिख सकते हैं। आप सोचिए कि मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है, सबसे बड़ी वहाँ पर कांस्य नर्तकी मिली है। अब इतिहासकार क्या करता है, जब कांस्य नर्तकी का विश्लेषण आज का इतिहासकार करेगा, तो भाई उसकी समझ में आएगा कि क्या हड़प्पा के लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट था। वो देखते हैं कि कांसा एक स्वतंत्र धातु नहीं है, बल्कि तांबे और टिन के एक निश्चित समानुपात में धातुओं को मिला करके बनाया जाता है, और अपेक्षाकृत ये कठोर धातु होती है। तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति दिख रही है। उसी तरह से मोहनजोदड़ो में जो बृहत ताप स्नानागार मिला है, उसमें हम देखते हैं कि बिटुमिनस का लेख लिख रहा है। अब इतिहासकार सोच सकते हैं कि बिटुमिनस एक ऐसा केमिकल है जो पानी के रिसाव को रोकता है। तो इतिहासकारों के लिए एक पूरी सामग्री मिल गई। मार्टिन हुलर ने तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कंकालों के 13 नर कंकाल मिले हैं, उनके आधार पर हड़प्पा सभ्यता के पतन को आर्यों से जोड़ने का एक दुस्साहस किया है, जिसे आज का इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं। कहना यह है कि वास्तव में ये जो स्मारक हैं, ये अपने आप में नहीं बोलते हैं, लेकिन इतिहास लेखन में ये सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्राथमिक स्रोतों के रूप में हैं, इनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, और इनका सम्यक विवेचन करके तटस्थ इतिहास को लिखा जा सकता है। जैसे हम तक्षशिला को देखते हैं, रावलपिंडी यानी पाकिस्तान में है। यहाँ पर बौद्ध, जैन, ग्रीक ग्रंथों से लेकर के जो है समस्त प्राचीन भारत की एक तरह से आधार केंद्र के रूप में तक्षशिला का विकास हुआ। अमरावती जो गुंटूर यानी आंध्र प्रदेश में है, ये सातवाहन काल के बौद्ध स्तूप यहाँ पर हैं। सांची का बौद्ध स्तूप है, जिससे जो है हम इतिहास को और अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं कि इन पुरातात्विक साक्ष्यों को समझने के लिए हमारे पास जितने भी ये पुरातत्व के साक्ष्य हैं, उनको समझने के लिए उनको हमें नजदीक जाना होगा। एक उदाहरण हम खास करके सारनाथ का देते हैं कि सारनाथ का जो पाषाण स्तंभ लेख मिला है, एकाश्मक है, लाल बलुआ पत्थर का है। हम देखते हैं कि वो लाल बलुआ पत्थर सारनाथ के इर्द गिर्द कहीं नहीं है। तो अब इतिहासकार ये देखेगा कि ये पत्थर कहाँ पाया जाता है, इस तरह की चट्टानें कहाँ हैं। हमें पता चला कि भाई चुनार के आसपास, जो सोनभद्र के आसपास है, वहाँ पर ये लाल बलुआ के पत्थर पाए जाते हैं। अब हम हमारे लिए ये सोचना कितना आश्चर्यजनक है कि उस लाल बलुआ पत्थर को चुनार की खदानों से निकाल करके एकाश्मक रूप से उसको किस परिवहन व्यवस्था से सारनाथ लाया गया होगा, और यहाँ पर एकाश्मक स्तंभ के रूप में उसको स्थापित किया गया होगा। फिर उस पर जो है मतलब अशोक ने अपने राज्य आदेश को लिखवाया होगा। तो हम इससे, इस एक तरह से पुरातात्विक साहित्य से सिर्फ इतना ही नहीं जानते कि ये अशोक का स्तंभ है, बल्कि हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में परिवहन की प्रणाली कैसी रही होगी, पालिश की प्रणाली कैसी रही होगी। जो पीठ से पीठ सटाए हुए सिंह शीर्ष चार्ज बैठे हैं,
वास्तव में उनके पीछे का भी मंतव्य है। बताते हैं कि सारनाथ में बुद्ध को ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश दिया था और उसी की याद में अशोक ने वहाँ पर स्तंभ लेख लिखवाया था। तो जो भारत का राज्य चिन्ह है, उस चक्र के नीचे ही सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडकोपनिषद में अ, पहली बार उसको पाया गया है। तो हमें इस पुरातात्विक साहित्य से जो है इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। दूसरे हम देखते हैं कि रुम्मनदेई का एक अभिलेख मिला है अशोक का। बताते हैं कि राज्य के 10वें वर्ष वो पहुँचता है रुम्मनदोई, और जब उसको जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म यहीं हुआ था लुम्बिनी के पास, तो वो करों को कम कर देता है, 1/8 कर देता है। अब यहाँ पर एक आर्थिक जानकारी हमें मिल रही है कि वास्तव में एक राजा है जो कहीं न कहीं जनता से कर लेने की प्रथा है, और आपात स्थितियों में, विषम स्थितियों में वो करों में राहत अपनी प्रजा को दे रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कलिंग का अभिलेख जो हुआ है, जिसको पृथक प्रथम शिलालेख बोलते हैं, उसमें रानी कार्यवाकी का नाम मिलता है। कार्यवाकी तमाम दान और अन्य कार्यों में वो अपने को संवृत्त करती है, और एकमात्र रानी जो अभिलेखों में जिसका विवरण मिलता है, कार्यवाकी मिलता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रयाग प्रशस्त को देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्त एक ऐसा अभिलेखीय दस्तावेज है जो समुद्रगुप्त को एक महानता के शिखर पर पहुंचाता है। उसका राज दरबारी हरिशेन चंपू काव्य शैली में उस विवरण को देता है, जिसमें जो है वो बताता है कि धरणिबंध और कृतस्य पृथ्वी विजय, दो एक वाक्य थे जिनके हिसाब से समुद्रगुप्त ने शासन किया, और उत्तर से लेकर के दक्षिण भारत के राजाओं का मान मर्दन किया, उनसे नजराना लिया, उनकी पुत्रियों से वैवाहिक संबंध कायम किए, और बाद में उनको मोक्ष दे दिया। अब सोचिए कि अगर ये अभिलेखीय साक्ष्य नहीं होते, तो हम इतिहास को इतने बेहतरीन ढंग से नहीं समझ पाते। एक इतिहासकार हैं राजबली पांडे, उन्होंने तो अशोक के स्तंभ लेख, शिलालेख और लघु स्तंभ लेखों के आधार पर मौर्य साम्राज्य का पूरा इतिहास लिख डालने का प्रयत्न किया। अब आते हैं हम शिलालेख में। शिलालेख ऐसे लेख होते हैं कि पहाड़ियों को काट करके, छील करके और उन पर लिख दिए जाते हैं। ये प्रायः जो है कई तरह के ऐतिहासिक लेखन में मदद करते हैं। पहली चीज़ तो इनसे हम साम्राज्य की सीमा को समझ सकते हैं कि जिस भूभाग में इस शिलालेख पे लिखवाया गया है, वो भूभाग कम से कम उस साम्राज्य का हिस्सा रहा होगा। दूसरे, इनसे छेड़-छाड़ की गुंजाइश कम है। तो एक हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक लेख मिला है दक्षिण में मैसूर के आसपास श्रवणबेगला पहाड़ियों पे। उसमें कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय पर भीषण अकाल पड़ा, और उस अकाल से वो व्यथित हो गया, और राजपाट छोड़ करके वो सल्लेषणा विधि से जाकर के अपने प्राण को त्याग देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम देखते हैं कि मैसूर के आसपास तक, यानी कर्नाटक मैसूर का जो क्षेत्र है, वो कम से कम चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में शामिल था। इसी तरह से सेंड्रोकेशट कोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की गई है। हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं, देख सकते हैं कि वास्तव में ये जो पुरातात्विक साहित्य हैं, साक्ष्य हैं, ये प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निधि हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि जब लिखित साक्ष्य कुछ नहीं मिले हैं, तो इन पुरातात्विक साक्ष्यों को इतिहासकार इनका वैज्ञानिक विधि से परीक्षण करते हैं, और फिर समकालीन साहित्य साक्ष्यों के साथ इनकी तुलनात्मक अध्ययन करके इतिहास के उन अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं जिन पर अभी लेखन नहीं हुआ है। सिक्कों के अलावा कुछ और चीजें हैं कि जैसे हम देखते हैं कि पुरातत्व हो गए, अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, शिलालेख हो गए, इनके अलावा विदेशी यात्रियों का विवरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचिए कि ईरान का भारत पर जो खास करके कला पर, गंधार या इस पर कला पर जो प्रभाव पड़ता है, वो हमें इन ईरानियों के संपर्क से पता चलता है। कुषाण की जो मूर्तियां हैं, उस पर सीधे सीधे ग्रीक प्रभाव दिखता है गंधार कला शैली में, जिसमें अपोलो से प्रभावित वो दिखते हैं।
कुषाण के सिक्कों पर जो चिन्ह अंकित हैं, वहाँ भी इंडो-ग्रीक प्रभाव दिखाई पड़ता है। विदेशी लेखकों में जब जस्टिन हो गए, अप्पियानिस हो गए और मेगास्थनीज हो गए, इनका विवरण हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास पर व्यापक प्रभाव डालता है। अब यहाँ पर इतिहासकार के लिए दरअसल इन प्राचीन जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, इनको कैसे लेना है, इस पर थोड़ी-सी चर्चा करने का प्रयास हम करेंगे। दरअसल प्राचीन भारतीय इतिहास के जो अभी तक हमने साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी स्रोतों की चर्चा की है, इन स्रोतों के आधार पर सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि भारत का जो इतिहास है, उसको लिखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब वेदों को देखते हैं, जैसे प्राचीन भारत के इतिहास लेखन पर साम्राज्यवादी या आधुनिक लेखकों ने कुछ सवाल उठाए हैं कि वास्तव में पूरा का पूरा वैदिक वाङ्मय धार्मिक चिंतन से भरा पड़ा है। उसमें इतिहास लेखन की वो प्रवृत्ति नहीं दिखती है। इतिहास लेखन की वो प्रवृत्ति नहीं दिखती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि भारत में इतिहास लेखन प्राचीन काल में स्वतंत्र विधा के रूप में नहीं, बल्कि धार्मिक और दार्शनिक पहलुओं के साथ-साथ चला। हमें इस धार्मिक साहित्य से इतिहास के तमाम बिंदुओं को रीराइटिंग करके निकालने की ज़रूरत है। जैसे ऋग्वेद को देखते हैं, दशराज युद्ध का स्पष्ट वर्णन उसमें दिया गया है। अब ऋग्वेद एक तरह से अपने समय के खास करके सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर संक्षिप्त प्रकाश डालता है। लेकिन अगर ऐतिहासिक तत्वों को खोजना हो, तो हम ऋग्वेद से दशराज युद्ध की बात देख सकते हैं, गायत्री मंत्र की बात देख सकते हैं, उसी में वर्ण व्यवस्था के विवरण की बात को भी हम देख सकते हैं। और वर्ण व्यवस्था एक तरह की हायरार्की थी, जो जन्मना ना होकर के कर्मणा थी, ये बात वहाँ पर दिखती है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के साथ-साथ जो खास करके आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ हैं, इसमें हम धर्म, मोक्ष, आत्मा, अनात्मा इन जैसे चीज़ों को देखते हैं, लेकिन इससे भी हमें ऐतिहासिक चीज़ों को निकालने में मदद मिलती है, इतिहास लेखन में हमें मदद मिलती है। अब आते हैं पुराणों को। पाश्चात्य इतिहासकारों ने भी पुराणों को एक भारतीय इतिहास के रूप में महत्वपूर्ण निधि के रूप में पहचाना है और माना है। खास करके पुराणों में जो खास वंशानुचरित है, इसमें राजाओं की जीवनी और इन चीज़ का लिपिबद्ध विवरण दिया गया है और इससे हमें इतिहास लेखन में जानकारी मिलती है। अभी मैंने चर्चा करा कि पाजेटर हो गए, वासुदेव शरण अग्रवाल हो गए, हजारा जैसे विद्वानों ने एक अमूल्य निधि के रूप में पुराणों को इतिहास लेखन के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माना है। पुराणों की प्राचीन भारत के इतिहास में एक जो जानकारी है, उसमें मत्स्य पुराण में जो है सबसे महत्वपूर्ण है। गुप्त वंश के लिए वायु पुराण महत्वपूर्ण है। आंध्र सातवाहन के लिए, शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो खास करके गौतमी पुत्र सतकर्णी और इनके शासनकाल के बारे में विवरण देते हैं। अब आते हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्यों में, जिन्हें मैंने बौद्ध, जैन और अन्य ग्रंथों को देखा है। बौद्ध ग्रंथों में ये जो इनके त्रिपिटक हैं और खास करके आगंतुर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों की कंप्लीट सूची दी गई है। हम उत्तरापद के, उत्तर भारत के 16 महाजनपदों के विवरण को देखते हैं और हम देखते हैं कि ये द्वितीय शहरीकरण का युग था। बुद्ध धर्मोपदेश के लिए जिन-जिन स्थानों पर गए, वहाँ पर उन्होंने अपने उपदेश दिए। तो थोरी गाथा खास करके बौद्ध धर्म ग्रंथ है। इसका एक पॉइंट ये भी है कि इसने जो है महिला इतिहास या महिलाओं की स्थिति के बारे में विवरण देता है। इसके अलावा बौद्ध साहित्य से हमें ये पता चलता है कि वास्तव में जो वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था थी, उसके अगेंस्ट एक ऐसी व्यवस्था महात्मा बुद्ध के इस आंदोलन के, बौद्ध धर्म के उदय के बाद होती है, जिसमें इस हायरार्की को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की परंपरा को चुनौती दी जाती है। ये चुनौती दी जाती है। दूसरे बुद्ध जब आत्मदीपो भव की बात करते हैं कि अपने प्रयास से सभी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर कहीं न कहीं वो समाज के सभी वर्गों को
और ख़ास करके महिलाओं को जो बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति जिन उन्होंने अपने शिष्य आनंद की अनुमति पर दिया था, और गौतमी उनकी जो मौसी थीं, वो पहली महिला थीं जो बौद्ध संघ में शामिल हुईं। तो यहाँ पर महिलाओं को भी बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति दी जा रही है, और ये माना जा रहा है कि अपने प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जबकि वैदिक व्यवस्था में ऐसा नहीं था, उस पर कुछ अंकुश लगाए गए थे। जब हम जैन ग्रंथों की बात करते हैं, तो जैन ग्रंथ भी वैदितर साहित्य हैं, ब्राह्मण से इतर साहित्य हैं, और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, उसके अगेंस्ट इसका उद्भव हुआ था। भगवती सूत्र महावीर के जीवन और उनके संपूर्ण प्रकरण पर व्यापक प्रकाश डालता है, और 16 महाजनपदों का विवरण यहाँ भी मिलता है। अब हम क्या करते हैं कि आगंतुर निकाय और भगवती सूत्र दोनों की सूचियों को मिला करके 16 महाजनपदों का निर्धारण कर सकते हैं। मतलब इतिहास में इन दोनों स्वतंत्र ग्रंथों से हम उत्तर भारत के उन 16 महाजनपदों के बारे में जान सकते हैं। हम लौकिक साहित्य में अर्थशास्त्र की बात कर चुके हैं, कल्हड़ की रजत रंगड़ी की बात कर चुके हैं। अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। सप्तांग की विचारधारा के साथ-साथ इसमें इस बात का विवरण भी कौटिल्य लिखता है कि एक तरह से कुछ लिखना-पढ़ना एक तरह से दायित्व होता है व्यक्ति का, और हर व्यक्ति को कुछ लिखना पढ़ना चाहिए। कल्हड़ कौटिल्य इस तरह की बात जो है अर्थशास्त्र में लिखता है। विष्णुगुप्त चाणक्य के रूप में भी इनको जानते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से नंद वंश की नीतियों के खिलाफ इन्होंने मौर्य साम्राज्य को सुगठित किया। अगर विदेशी स्रोत नहीं होते, तो हमें ये पता न चलता कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। विदेशी लोग लेख लिखते हैं कि सेंड्रोकोस्टस यानी चंद्रगुप्त मौर्य युवावस्था में सिकंदर से मिला था, मैसेडोनियन आक्रमण के समय मिला था। इसी तरह से इंडो ग्रीक लेखों में जब हम मेगास्थनीज की बात करते हैं, जो इंडिका में लिखता है कि किस तरह से इंडो ग्रीक राजाओं ने भारतीय राजाओं के साथ, मौर्य वंश के राजाओं के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया। अराकोसिया, जेड्रसिया, ये जो काबुल कंधार के क्षेत्र हैं, इनको दहेज में देता है वो, और अपनी पुत्री का भी विवाह सेल्यूकस सेंड्रोकोटस से करता है। तो यहाँ पर एक तरह से युद्ध और उसके बाद मैत्री संबंधों का विवरण यहाँ से मिलता है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, एक ऐसी रचना जो नाविक ज्ञात तो नहीं है, लेकिन वो भारतीय बंदरगाहों के तट तक स्वयं आया है, और भारत से जो है निर्यात की जाने वाली भारत के व्यापार की प्रमुख वस्तुओं का विवरण उससे मिलता है। दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि काली मिर्च का निर्यात इंडो ग्रीक को बहुत होता था, और उसे यवन प्रिय भी कहा गया है। विदेशी जो जहाज थे, वो दक्षिण के समुद्र में प्राचीन काल से ही आते थे, और यहाँ से काली मिर्च को लेके जाते थे। जबकि हम देखते हैं कि उत्तर भारत में बिंदुसार के समय पर जो है विदेशी मदिरा, अंजीर लेकर के एक इंडो ग्रीक शासक आता है, और भारत से दार्शनिक के साथ-साथ 500 हाथियों की डिमांड करता है। अब यहाँ पर भारतीय शासक ने दार्शनिकों को भेजने से मना कर दिया। मतलब एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश ये दस्तावेज डालता है कि भई हमारे यहाँ दार्शनिकों को किसी को देने की प्रथा नहीं है। तो ये जो प्राचीन दस्तावेज हैं, ये इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब जब हम ईरानी साम्राज्य से भारतीय संपर्क की बात करते हैं, विदेशी आक्रमणों की बात करते हैं, तो जैसे सबसे पहले भारत पर जो प्राचीन ज्ञात आक्रमण हैं, वो हखामनी के हैं, यानी ईरानियों के हैं। दारा प्रथम का मैंने नाम बताया। उसके बाद मैक्डोनियन आक्रमण होता है 326 के आसपास। मकदूनिया क्या है, सिकंदर वहां से चलता है, और उर्वेला के युद्ध में करीब 330 बीसीसीई के आसपास वो ईरानी साम्राज्य को ध्वस्त कर देता है और भारत तक आता है। अब उसके आने से क्या होता है, उत्तर भारत में क्षत्रप प्रणाली का विकास होता है। तो कहने का मतलब भारत, उत्तर भारत के एकीकरण की संरचना में कहीं न कहीं ये क्षत्रप प्रणाली महत्वपूर्ण है, जो सिकंदर के आक्रमण के समय हो रही है। पोरस जैसे महान राजाओं का विवरण भी यहाँ से मिलता है। और फिर जब
इंडो वो सिकंदर यहाँ से वापस जाता है, तो इंडो ग्रीक शासक यहाँ के उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में छत्तर प्रणाली के माध्यम से रह जाते हैं, बस जाते हैं। जब उनका वहाँ पर बसाव होता है तो भारतीय कला के साथ, भारतीय साहित्य के साथ उनका अंतर संबंध होता है और वो चीज़ जो है ईरानियों के माध्यम से ग्रीक तक जाती है और ग्रीक के माध्यम से फिर वापस भारत तक आती है। इससे जो है सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में एक दूसरे के अंतर संबंधों यानी प्रभावों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात ये सबसे महत्वपूर्ण है कि दरअसल जब भी हम इतिहास लेखन में पुरातत्व की बात करते हैं या साहित्य की बात करते हैं, तो साहित्य को तो हम हूबहू समझ सकते हैं, लेकिन पुरातत्वों को समझने के लिए हम विज्ञान का सहारा लेते हैं, भौगोलिक स्थिति का सहारा लेते हैं और अगर उस पुरातत्व के समकालीन को ही साहित्य है, तो दोनों की बातों का तुलना करके इतिहासकार निष्कर्ष निकालता है, जिससे हम इतिहास को एक सटीक और बेहतरीन ढंग से अच्छी समझ उसकी पैदा कर सकते हैं। एक वक़्त था जब राजाओं की जय-पराजय का ही इतिहास हुआ करता था, लेकिन आज क्या स्थिति है कि आज जो है क्षेत्रीयता के स्तर से इतिहास को पुनः संकलित करने या लिखने का प्रयास किया जा रहा है। हम उन्हीं पुरातात्विक दस्तावेजों पर नज़र दौड़ाते हैं और उसके विभिन्न पहलुओं को समय और काल की परिस्थितियों में जब उनका अवलोकन करते हैं, तो उससे नए-नए तथ्य भी उजागर हो रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि वास्तव में 20वीं शताब्दी के पहले तक भारत में पुरातत्व शास्त्र का अध्ययन ही नहीं होता था। लेकिन जब जेम्स प्रिंसपे ने अशोक के लिपियों को पढ़ा, तो उसके पूर्व तो हम यही जानते थे ना कि अशोक प्रियदर्शी कोई सिंघल द्वीप का राजा था जिसने भारत पर शासन किया। लेकिन पढ़ने के बाद कि नहीं अशोक भारत का ही महान राजा था और फिर मास्की गुर्जरा और उदयगुलम से उसके नाम मिलने लगे, तो ये दरअसल इन पुरातत्व तत्व के साथ दरअसल रिसर्च करने से ही ये मान्यताएं मजबूत हुई हैं। सिक्कों के संदर्भ में अगर हम देखें तो कुषाण वंश के शासन काल को मुख्य पटल पर लाने में इन सिक्कों का महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्व में पंचमार्क सिक्के यानी आहत सिक्के चलते थे, लेकिन कुषाण शासक जब यहाँ पर आए तो उन्होंने जो है खास करके तांबे और सोने के एक व्यवस्थित सिक्कों को ढलाया। अब उन सिक्कों पर जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, उससे उनकी हम धार्मिक मान्यताओं को समझ सकते हैं। उन पर उनकी जो सामग्री है, खास करके ये तांबे के बने हैं या सोने के बने हैं और उसमें मिलावट किस मात्रा तक है, इससे उस समय के हम खास करके मुद्रा विज्ञान के मतलब महत्व को समझ सकते हैं। अगर शुद्ध सोने के सिक्के हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि वास्तव में शुद्धता उस समय महत्वपूर्ण थी और राज्य में जो है स्वर्ण की बहुतायत स्थितियाँ रही होंगी। ऐसे ही देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था लोथल। लोथल में एक गोदीबाड़ा था और वहाँ पर पोटामिया की मोहरें मिले हैं, बेलनाकार। अब इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया कि वास्तव में मेसोपोटामिया की जो बेलनाकार मोहरें मिली हैं, इससे ये साबित होता है कहीं न कहीं वाणिज्य व्यापार के लिए लोथल और मेसोपोटामिया जो बंदरगाह है, दोनों के बीच आदान-प्रदान होता था। लाजवर्द की मणि मिली है। अब लाजवर्द मणि इंडस वैली के इस पतंग के आकार के किसी भी क्षेत्र में नहीं पाई जाती। हम अनुमान लगाएँगे कि ये कहाँ से आई है? अफ़गानिस्तान में लाजवर्द मणि पाई जाती है, तो वहाँ से निश्चित रूप से अफ़गानिस्तान के उच्च क्षेत्र से जो है इस मतलब इसका आदान-प्रदान होता था। सड़क विन्यास सिंधु सभ्यता का हम लोग देखते हैं। अब ये सड़क विन्यास, सड़क के किनारे नालियाँ होना, उन पर मेनहोल होना और सड़कें एक-दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। इतिहास में लिखा है कि 18वीं शताब्दी तक लंदन का भी शहरीकरण इस तरह से नहीं था। और हम जो है अपने प्राचीन इतिहास को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ही समझते थे, लेकिन जब इंडस वैली की खुदाई हुई और खुदाई के बाद इन स्मारकों का एक तरह से वैज्ञानिक अध्ययन हुआ, इन पर इतिहास लेखन हुआ, तो हमें पता चला कि एक अतीत में हमारे यहाँ एक बेहतरीन सभ्यता थी,
जिसका एक सुंदर शहरीकरण था, जिसमें एक वैज्ञानिक दृश्य दिखती है, जिनके लोगों में भौतिक और प्राकृतिक मतलब वस्तुओं के प्रति एक आस्था दिखती है। उनके तमाम चिन्हों से, प्रतीकों से जब हमने ये सिद्ध किया कि सिंधु सभ्यता मात्र प्रधान सभ्यता थी, तो वास्तव में ये बहुतायत मिली मृण मूर्तियों के आधार भी तो सिद्ध किया है। तो इतिहास में इस तरह के तमाम दस्तावेज पुरातत्व के माध्यम से पटे पड़े हैं, लेकिन दरअसल इन पर संसाधनों के अभाव में अभी बहुत काम नहीं हुआ है और इस पर काम होने से मतलब भारत के प्राचीन भारत के मतलब इस इतिहास के गौरवमय पहलुओं को स्थापित किया जा सकता है। गुप्त के पहले का और मौर्योत्तर काल के बीच का पूरा इतिहास हम देखते हैं कि मुद्रा और इन विदेशी लेखकों के विवरण और अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है, मतलब समृद्ध किया गया है। इस पर अभी बहुत काम हुआ है। एक विवरण आता है कि जूनागढ़ अभिलेख से कि वास्तव में भीषण अकाल आया तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था, उसमें पानी बहने लगा। तो लोक कल्याण की भावना से जो है उस सुदर्शन झील को जो है पुनर्निर्माण कराने का श्रेय मतलब उस राजा को मिलता है। ऐसे विवरण अगर आज स्थापित मान्यताएँ हम लोग जानते हैं, तो वो इस अभिलेखों के आधार पे ही हम लोग जानते हैं। तो कुल मिलाकर के अब हम लोग ये देखेंगे कि संपूर्ण भारतीय इतिहास के स्रोत में 2 तरह के स्रोत हो गए, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक स्रोतों में जब हम चाहे मूल रूप से वैदिक वाङ्मय हो या अभिलेखीय साक्ष्य हो, मुद्रा हो, स्मारक हो, ताम्र लिपि पर लिखे वाक्य हों, इनको हम मूल रूप में जब देखते हैं तो ये प्राथमिक स्रोत हो गए और इनके आधार पर अगर कोई प्रकाशित लेख या कोई पुस्तक लिखी गई है, तो वो और उसका अवलोकन जब कोई इतिहासकार अपने ज्ञानवर्धन के लिए, इतिहास लेखन के लिए करता है, तो वो द्वितीयक स्रोत हो जाते हैं। इन समस्त ऐतिहासिक स्रोतों में 3 भाग किए गए। पहला पहला भाग साहित्यिक का है, दूसरा पुरातात्विक का। साहित्यिक स्रोतों में जैसा कि हमने बताया कि वैदिक साहित्य, गैर वैदिक यानी गैर ब्राह्मण साहित्य और तीसरा जो है लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हमने वेदों की बात की, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों की बात किया, वेदांगों की बात किया, आरण्यक और उपनिषद जैसे ग्रंथों की बात किया। यद्यपि ये वैदिक वाङ्मय देखा जाए तो धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन इतिहास के लिए पर्याप्त सामग्री इस वैदिक वाङ्मय में मिलती है। इसको हम समझ सकते हैं और पुरातात्विक खुदाइयों से जैसे महाभारत काल की चीज़ों को देखें तो महाभारत कालीन एक मथुरा शहर की खोज जो है समुद्र के अंदर खुदाइयों से हुई और इतिहासकार मानते हैं कि वास्तव में वो समुद्र में बह गया और कभी 5000 ईसा पूर्व के आसपास जो है मथुरा शहर का अस्तित्व रहा होगा। अयोध्या की खुदाई से अयोध्या की प्रामाणिकता की पुष्टि हुई है। तो ये महाभारत कालीन साहित्यों से भी इसका प्रकाश पड़ता है। उपनिषद एक तरह से पूरी तरह से आध्यात्मिक और फिलॉसफी से भरे पड़े हैं, लेकिन इनसे भी वाद संवाद के माध्यम से तमाम जानकारियां हमें इतिहास लेखन में मिलती हैं। गैर ब्राह्मण साहित्य में हम देखते हैं बौद्ध और जैन है। वास्तव में इसलिए ये जरूरी है इन बौद्ध जैन साहित्यों का कि ब्राह्मण साहित्य से इतर गैर ब्राह्मण साहित्यों के मिलान से हम इतिहास को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे ब्राह्मण साहित्य गैर ब्राह्मण साहित्य में बौद्ध ग्रंथ लिखता है कि अशोक शुरू में बहुत आताताई था और वो अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया। लेकिन ये बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर के उसके जो भिक्षु थे उपगुप्त के प्रभाव में आकर के उसने जो है भेरी घोष को त्याग करके धम्म घोष को अपना लिया।
अब यहाँ अगर ये गैर ब्राह्मण साहित्य यानी बौद्ध साहित्य नहीं होता तो अशोक की इन मान्यताओं का मिलान करना कठिन हो जाता। और फिर बाद में जब उसके लेखों को पढ़ा गया, अभिलेखों को पढ़ा गया, तो स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म के प्रति उसका झुकाव प्रतीत होता है और इतिहास की इस मान्यता की पुष्टि हुई बौद्ध साहित्य से और उसके अभिलेखों से। इसी तरह से आगंतुक निकाय की बात करें तो 16 महाजनपदों की सूची है। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि 1500 से 1000 के बीच में ऋग्वैदिक काल है और 1000 बीसी से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में उत्तर वैदिक काल है। और उत्तर वैदिक के काल के बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय होता है और वो 16 महाजनपद उनकी प्रमुख राजधानियां, ये सारी चीजें आगंतुक निकाय और भगवती सूत्र में मिलते हैं। इसी तरह से जैन ग्रंथ में अंग उपांग और मतलब जैन ग्रंथों से खास करके चंद्रगुप्त मौर्य के उस प्रकरण पर प्रकाश पड़ता है जब वो जैन धर्म के प्रभाव में आकर के संश्लेषणा विधि से कर्नाटक मैसूर के आसपास के क्षेत्र में चंद्रगिरी पहाड़ी पर जाकर के उस विधि से अपना प्राण त्याग देता है। तो खास करके ये संश्लेषणा विधि जो जैन धर्म में शरीर त्यागने की एक विधा है उपवास द्वारा, इसका एक विवरण हमें यहाँ से मिल रहा है। और कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का अंग है, इसके पर भी प्रकाश पड़ रहा है। खारबेल शासक अगर के बारे में हम जानते हैं कि वो जैन धर्म का मतावलंबी था, तो वो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इससे हमें पड़ रहा है। जूनागढ़ का अभिलेख, प्रजाक प्रशस्त अहोल, इन अभिलेखों के माध्यम से हम प्राचीन भारत को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इतिहास को और बेहतरीन ढंग से लिख सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि इसका परीक्षण कैसे किया जाए, इन ऐतिहासिक दस्तावेजों का परीक्षण किया जाए, कैसे किया जाए? तो सबसे पहले ये दस्तावेज खास करके पुरातात्विक कितने प्राचीन हैं, इसको वैज्ञानिक विधि से हम परीक्षण कर सकते हैं। कार्बन 14 हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु में शीशे की मात्रा होती है और उसके क्षय के आधार पर जो है हम वस्तु उन अभिलेखों का एक तरह से उम्र को, समय सीमा को निर्धारित कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जिस स्थान पर हैं, अगर वो शिलालेख हैं, तो इनसे ज़्यादा छेड़-छाड़ नहीं की जा सकती। स्तंभ लेख हैं, तो उनको उठा करके कोई दूसरी जगह पे लगा सकता है। जैसे फिरोज़ तुगलक के समय पर बताते हैं कि मेरठ और टोपरा का जो है, अशोक के लेखों को जो है, वो ले जाकर के फिरोज़ शाह कोटला में स्थापित किया। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्त है, वो स्तंभ अशोक के स्तंभ लेख पर ही उसने अपने भी लेख लिखवा दिए। उसी पर जूनागढ़ का शासक भी अपना लेख लिखवा रहा है। तो दरअसल इन स्तंभ लेखों को एक दूसरे जगह से दूसरी जगह पर हटाया भी गया है, ऐसा विवरण मिलता है। इन पुरातात्विक स्रोतों से हम प्राचीन भारत के सामाजिक व्यवस्था को देख सकते हैं, धार्मिक व्यवस्था को देख सकते हैं, आर्थिक व्यवस्था को देख सकते हैं। मतलब इन पुरातत्वों के अध्ययन से समाज, धर्म और अर्थ के संदर्भ में उस युगीन मान्यताएँ कैसी थीं, उन पे कुछ संकेत मिलते हैं कि नहीं, ये विवरण हम इन पुरातत्व तात्विक स्रोतों से देख सकते हैं। हमने अभी चर्चा करी कि रुम्मनदेही का अभिलेख कहीं न कहीं कर व्यवस्था के विवरण को देता है। इसी तरह से प्रयाग प्रशस्ति को देखा जाए तो वो हरिशरण इसमें समुद्रगुप्त की महानता के बारे में बताता है। वो स्पष्ट रूप से लिखता है कि दक्षिण के 12 राज्यों के संघ को समुद्रगुप्त ने मान मर्दन किया, मतलब उनको पराजित किया। और पराजित करने के बाद उसकी नीतियों को देखिए कि वो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाता है। उनको हराया और उसके बाद उनसे उपहार लेकर के उनको मुक्त कर दिया। मतलब अगर हम समुद्रगुप्त की महानता को आज स्थापित कर पा रहे हैं, तो यह पुरातात्विक साहित्य बहुत ही अहम है। चंपू काव्य शैली में इसको हरिशरण लिखा है। इसी तरह से हमने अभी चर्चा करी, हर्ष की बात करी कि हर्ष एक महान राजा था उत्तर भारत का और हम देखते हैं कि उत्तर भारत में डिसेंट्रलाइजेशन हर्ष के बाद शुरू हो जाता है। हम अभी तक ज्ञात स्रोतों से हर्ष के महानता के बारे में ही जानते हैं, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने जब अहेल का अभिलेख लिख छोड़ा और उसमें वो दावा करता है कि उसने हर्ष को जो है युद्ध में पराजित किया, तो यहाँ पर हम दोनों साहित्य को मतलब सामने रख करके राजाओं के स्थिति के बारे में
उनके युद्धों के स्थिति के बारे में, उनके शक्ति सामर्थ्य के बारे में जान सकते हैं। तो ये जो शिलालेख है, ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इतिहास का एक अच्छा स्रोत है और सबसे प्रामाणिक स्रोत इन शिलालेखों को माना जाता है। इनसे छेड़-छाड़ नहीं की जा सकती। इन इन इनको इनके अध्ययन से हम ये देखते हैं कि वास्तव में इनकी लिपियाँ कैसी हैं। अशोक के लेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामाइक 4 लिपियों में मिले हैं। तो हम उस लेखन विधा को से भी परिचित हो रहे हैं और जेम्स प्रिंसपी ने जब इनको पढ़ा तो हमें ये पता भी चल गया कि हाँ, ये अशोक महान राजा था जिसने जो है प्राचीन भारत में आक्रमण किया। कलिंग युद्ध की बात खारबेल अभिलेख से मिलती है 261 ईसा पूर्व बीसीई के आसपास। इससे हमें जो है कलिंग के संदर्भ में अशोक की नीति के संदर्भ में पता चलता है। तो कुल मिलाकर के प्राचीन भारत को समझने के लिए साहित्यिक, विदेशी स्रोत और पुरातात्विक स्रोत तीनों सम्यक रूप से महत्वपूर्ण हैं। साहित्यिक स्रोतों में खास करके जो वैदिक साहित्य हैं, उनमें धर्म और नीति इन सब की महत्ता है, बावजूद इसके इतिहासकार के लिए इसमें रहस्य छिपे हुए हैं। उनसे मूल तत्वों को लेकर के इतिहास को लिखा जा सकता है। गैर ब्राह्मण साहित्य में बौद्ध, जैन जो सामाजिक और आर्थिक तत्कालीन स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं, उनके हम तमाम तथ्यों को लेकर के इतिहास को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छी तरह से। गैर ब्राह्मण साहित्य में हम देखते हैं जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी हो गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और कल्हड़ की जो है रजत रंगड़ी जो एक तरह से सटीक और एक आधुनिक इतिहास लेखन की विधा का जीता जागता नमूना है। कश्मीर के इतिहास के बारे में व्यापक प्रकाश डालता है। इससे हम इतिहास को समझ सकते हैं। और खास करके इतिहासकारों का जो ये कहना है कि भारतीय इतिहासकारों को तिथियों का ज्ञान नहीं था, क्रमबद्धता नहीं थी और इतिहास की जो मान्य विधियां हैं उस हिसाब से इतिहास लेखन नहीं किया गया, तो ये दरअसल नई पीढ़ी का दायित्व है। इन प्राचीन वांग्मय से महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के इतिहास की रीराइटिंग करें, इतिहास का पुनर्लेखन करें। जो पुराने मानदंड स्थापित हुए हैं, उनके आधार पर आगे बढ़े और एक इतिहास को रीराइटिंग करने का प्रयास करें। पुरातत्वों को हमने जैसे बताया कि वो उनमें बोलने की शक्ति नहीं है, वो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन एक इतिहासकार जब सवाल-जवाब लेकर के उनके पास जाता है, तो उनसे तमाम तथ्यों को लाता है और अपनी स्थिति को जो है मतलब इतिहास को बेहतरीन ढंग से लिख सकता है। तो हमें उम्मीद है कि आज के इस लेख से, आज के इस वक्तव्य से प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में आप सभी लोग जानकारी प्राप्त किए होंगे। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।